जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में भोजन व्यवस्था कैसी होती इसकी मैं चर्चा करता हूँ। यूँ मैं 4 प्रशिक्षण वर्ग लगातार किया, तो प्राथमिक, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और उसके पश्चात 10 से 20 वर्षों में लगातार शिक्षक के रूप में संघ शिक्षा वर्गों में रहा। अनेक बार प्रथम वर्ष का, अनेक बार द्वितीय वर्ष का बौद्धिक प्रमुख रहा। यानी संघ के नानाविध दायित्व इन प्रशिक्षण वर्गों में मेरे पास रहे। आज मेरे मन में आई कि उसके एक महत्वपूर्ण विभाग यानी भोजनालय विभाग की मैं थोड़ी चर्चा करूं। तो बाहर के लोगों को संघ जीवन का दर्शन कराना, यही इस चैनल और इस वीडियो का उद्देश्य है। इस क्रम में मैं अब भोजनालय की चर्चा करता हूं। तो ऐसा लोगों को ध्यान में आता होगा कि यह संघ कोई बड़ा अरिस्टोक्रेटिव या कोई बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा इसमें भोजन की व्यवस्था होगी, कोई बारात का बड़ा आकर्षक भोजन होगा। जी हाँ, आकर्षक तो है, लेकिन एक अलग नज़रिए से देखें तो इसका भोजन बड़ा ही आकर्षक हो सकता है। संघ के कार्यकर्ता मिल बैठकर और इस 20 दिन, 25 दिन के वर्ग में प्रशिक्षण के दौरान लोग आनंद से शारीरिक बौद्धिक को कुशल कर सकें, इसके लिए भोजन और आहार क्या हो इस पर बैठकर विचार करते हैं। ऐसा भोजन जो शरीर के लिए सर्वथा उपयुक्त हो, सुरुचिपूर्ण हो और जिससे जीवन चले, ऐसा एक भोजन उसका मेनू ये तैयार करते हैं। इसकी तैयारी के लिए कार्यकर्ता महीनों पहले से जुड़ जाते हैं। अच्छी श्रेणी का चावल आना चाहिए कि 1000 कार्यकर्ता ये 20-25 दिन लगातार खाएंगे तो उनको कहीं कोई कमी ना हो। ऐसे दाल कहाँ की अच्छी हो सकती है। ऐसे नानाविध वे हर वस्तु को जुटाने के लिए एक पूर्व की व्यवस्था करते हैं। मैं भोजनालय के मेनू की चर्चा करूं तो भोजन तो सामान्य होता है, यानी आप अगर 25 दूनी 50 मीटिंग या 55 मीटिंग की कल्पना कर सकते हो, तो उसमें 1-2 अतिरिक्त महत्वपूर्ण दूसरे प्रकार का भोजन हो सकता, नहीं तो सामान्यतः तो यही चावल, दाल, रोटी, सब्जी, यही भोजन है। क्योंकि ये कार्यकर्ता विकास वर्ग, जिसको प्रारंभ में संघ शिक्षा वर्ग कहा जाता, उसके पहले ये OTC यानी ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप ये कहा जाता, इसमें कार्यकर्ताओं का निर्माण होता, विकास का की योजना होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम है तो इसमें स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। प्रातः 2 घंटा, सायं 1.5 घंटा, दिन भर बौद्धिक कार्यक्रम। ऐसे पाति प्रातः 4 बजे उठकर रात की देर रात 11-12 तक ये जो अहर्निश शारीरिक और बौद्धिक कार्यक्रमों की श्रृंखला है उसको करने योग्य, शरीर फिट रहे, इसके लिए कोई कार्यकर्ता बीमार न पड़े, सभी आरोग्यवान हों, इस दिशा में ये भोजनालय अपना कार्य करता है। भोजन की गुणवत्ता को एकदम ध्यान रखा जाता है। कुशल पारखी भोजनालय प्रमुख की देखरेख में अच्छे पाकशाला के जो कर्मी होते हैं, बहुत बार वे कार्यकर्ता हुए, बहुत बार बाहर के भी हुए, तो भी हमारे कार्यक्रमों में एक समान रहने के बाद वे रच बस जाते। मैं जानता हूँ कि लखनऊ के पास का एक सिधौरी स्थान, वहाँ कि बहुधा ऐसी टीमें हमारे कार्यों के लिए निकलती। गोंडा जो अवध क्षेत्र का एक स्थान है, वहाँ के भी कुछ ऐसे भोजन पाक मंडलियाँ तैयार होती। ये सब कार्यकर्ता हमारे कार्यक्रमों की नस नस को जानते थे। कार्यकर्ताओं का स्वाद, रुचि, भोजन कैसा होना चाहिए, इसमें वे प्रवीण थे। आइए मैं अपने उस भोजनालय की कुछ विशेषताओं की चर्चा करूं। तो सबसे पहले रोटी। मेरा दावा है कि आप घर पर प्रयास के बाद भी वैसी रोटी नहीं बना सकते। इसके लिए चक्की का मोटा दरदरा पिसा हुआ आटा, बहुत मैदे का या चिकना नहीं कि पेट खराब हो जाए, ऐसा नहीं, तो किसी स्थान से कार्यकर्ता स्वयं गेहूं धो पीस कर और एकदम चक्की का आटा तैयार करते। यदि कोई आपूर्तिकर्ता से भी आटा लिया तो मैदा नहीं बल्कि एक मोटा दरदरा चक्की का पिसा हुआ चोकर युक्त आटा लिया, उस आटे को गूंथ कर और उसकी जब रोटी थोड़ी मोटी मोटी बनाया, मोटे तवा पर एक बार 100 रोटियां पड़ जाएं, इतना बड़ा मोटा तवा, और उस पर केवल सिप दिया तवे पर, बाकी फुलाया। उसके नीचे जो कोयला तैयार होता, लकड़ी से चूँकि वो रोटी बनाने का काम होता, कोयला निकलता रहता, उस पर रोटी को सेक जब डिब्बा फोड़ कर गोलगप्पे की तरह से वो रोटियाँ रखी जाती, तो ठंडी भी हो जाएं तो अपना एक महत्वपूर्ण प्रभाव रखती। मैं चूँकि संघ शिक्षा वर्गों में बहुधा बौद्धिक प्रमुख रहा, तो दोपहर प्रथम पंक्ति भोजन के समय गीत कक्षा होती, तो दूसरी पंक्ति में मेरा भोजन होता था और उस समय ताज़ी गरम रोटियां आती। यानी थोड़ा ध्यान रखने के बाद भी 4 रोटियां ढंग की, चावल पर्याप्त मात्रा में, ऐसा भोजन का यह आहार हुआ करता था। तो ये थी रोटी पर घी लगाने का कोई प्रावधान, कि घी दिया जाता, लेकिन घी अलग से वो दाल में लेते, सब्जी में लेते, कहीं और लेते। रोटी पर जिनको इच्छा हुई ले लिए, अन्यथा रोटी तो सादी परोसी जाती।
रोटी ठंडी ना हो, कहीं कड़ी ना हो, इसके लिए जो अरहर के ठाट की बनी हुई खचिया होती या टोकरी होती, उनमें वो रोटियों को रखा जाता। देते समय भी ये सावधानी रखती कि लाट की लाट रोटियां स्वयंसेवकों तक पहुंचती, और ये रोटी अगर ठंडी अवस्था में भी पहुंची, क्योंकि 1000 की रोटियां बहुत पहले से बननी प्रारंभ होती। हर रोटी एकदम ठंडी हो जाए इतना भी नहीं, तो कहीं न कहीं गर्म तो रहती, लेकिन यह कि रोटी जिस रूप में हो स्वयंसेवकों के लिए ग्रहणीय हो, इसकी चिंता की जाती। दाल उच्च श्रेणी की यथासंभव स्तरीय दाल को बनाया जाता, लेकिन बहुत गाढ़ी भी न हो, इसका ध्यान रखा जाता। लेकिन चावल तो उच्च कोटि का, चावल वैसे भी कहीं से अच्छा एक बनने लायक कि 1000 का बने तो उसका गुड़ की गुणवत्ता अच्छी हो, चावल कच्चा ना रह जाए, बहुत गीला ना हो जाए। कार्यकर्ता उसका ध्यान रखते, पानी में उसको छान कर निकाला जाता आधा पका, और बाद में वो फूल कर पक कर सींच कर तैयार हो जाता। ऐसे रोटी दाल चावल। सब्जी का उल्लेख मैं करूं तो बहुधा प्रारंभ के वर्षों में हम लोगों की ये मान्यता थी कि ऐसी सब्जियों को दो कि स्वयंसेवकों का मन मारना। मैं स्वयं सब्जियों में सारी सब्जियां खाता, लेकिन एक अकेला कद्दू यानी कोहड़ा, इसको नहीं खाता था। और दुर्दैव ऐसा कि मैं 4 वर्षों प्रशिक्षण वर्ग में रहा, आगे कुछ वर्षों शिक्षक के रूप में गया, लेकिन वहाँ किसी कद्दू से सामना होता। जो पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस कद्दू का प्रचलन ऐसे कार्य के यज्ञ के लिए बड़ा उपयोगी भी माना जाता। तो मैं 1-2 वर्षों की चर्चा करूं, थोड़ा हास्यास्पद प्रसंग हो सकता कि 25 दूनी 50 मीटिंग, उसमें 45 मीटिंग तक लगातार एक समान वही कद्दू हर समय, दोनों समय आए। कार्यकर्ता उब गए कि ये कद्दू कब पीछा छूटेगा। हम लोग घूमते टहलते एक बार भोजनालय की ओर चले जाते कि वहाँ जाकर देखें अब कद्दू बचा कि नहीं बचा। देखा कि अंतिम 4-5 दिन रह गए हैं और कद्दू अब समाप्त होने को है। मन हुआ कि चलो कुछ और आएगा, लेकिन जब 4-5 दिन रह गए, एक दिन देखा कि एक मध्यम आकार के टेम्पो में फिर से कद्दू आकर और वहाँ गिरने लगा। अब लगा कि वर्ग तो गया, यानी उसी कद्दू से। लेकिन आज वही कद्दू लगातार खाते खाते हमारे भोजन का अनिवार्य, मेरी सबसे पसंदीदा सब्जी के रूप में ये कद्दू हो गया। यूँ आप कभी बनारस जाएँ, इलाहाबाद जाएँ, वहाँ की दुकानों पर कचौरी बनती है, नाना प्रकार के व्यंजन बनते हैं, लेकिन अगर कद्दू का झोल यानी सब्जी न मिले वो उठ के चले जाते हैं लोग। बिना कद्दू के कैसी कचौरी। तो यह है कद्दू का महात्म। संगम तट का, गंगा के तट का निकला हुआ कद्दू अगर आकर घर में चाहे कच्चा हो पका हो किसी भी रूप में बन जाए, क्या अमृत तुल्य वह सब्जी बन जाती है। तो वर्गों में ये कद्दू प्रारंभ में एक अनिवार्य सब्जी हुआ करती। इसकी विशेषता ये थी कद्दू ला कर रख दो, खराब नहीं होगा और लगातार बनाते रहो। थोड़ा चीप भी यानी सस्ता भी पड़ता, लेकिन स्वाद के लिए किसी भी दिशा में अनुपयुक्त नहीं हो सकता। काशी फल, सीताफल, ऐसा एक कद्दू इस रूप में पूर्वांचल के इस वर्गों के लिए एक शान बन गया। बाद में कुछ वहाँ की उत्पादित अन्य सब्जियाँ, मैं एक वर्ग का एक अन्य क्या सुनाऊँ। प्राथमिक वर्ग था 10 दिन का वर्ग, तो उसमें लगातार ये परवल जो होता है, परवल की सब्जी बन रही थी। कार्यकर्ताओं ने भोजनालय प्रमुख से पूछा, क्या वही रोज कद्दू, रोज वही परवल आप खिलाते हैं? कहा नहीं, अब से ये सब्जी बदल जाएगी। दो बड़े उत्साहित हुए कि अच्छा कैसे बदल रही है। कहा देखो आज परवल बन रहा है, शाम को ये आलू और परवल बनेगा, उसके बाद परवल आलू बनेगा, फिर परवल फिर आलू, यानी घूम फिर करके वही आलू वही परवल, लेकिन उसका नाम उन्होंने रोज चटकारे लोग बदल दिया और कहा कि ये परवल और आलू परवल आलू परवल, ये बदल कर सब्जी देने के एक हास्यात्मक प्रसंग को उन्होंने सुनाया। कुल मिलाकर संघ शिक्षा वर्ग में ये सब्जी का पक्ष रहा। लेकिन ऐसा कहकर आज के वर्गों में नाना प्रकार की सब्जियों को अपनाया जाता, बनाया जाता, उसमें कहीं कोई भेद नहीं। यूँ इसकी कमी, यानी 1000 लोगों का यदि बनना हो तो 1000 की सब्जी कितनी आएगी, इसका चूँकि बहुत स्थानों पर व्यवस्था नहीं हो पाती, तो ऐसे में परवल है, आलू है, ये सब्जियां बड़े काम आती हैं। उसमें कुछ पहले से बनवा कर मुंगौड़ी हुई, मूंग की बड़ी, ऐसे आज सोयाबीन की बड़ी तो खाई जाती है, वर्गों में भी प्रयोग होती है। अनेक समय वो सोयाबीन की बड़ी को बनाया जाता, लेकिन हाँ उसमें मूंग बड़ी, उड़द बड़ी, इन बड़ियों को भी बीच बीच में डाला जाता। एक अन्य प्रसंग है, जालौन में एक द्वितीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग लगा था। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य हैं माननीय अशोक बेरी जी, इन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक में पूछ लिया, हाँ भाई भोजनालय कैसा चल रहा है। उसी क्रम में एक कार्यकर्ता ने कहा, नहीं सब्जी तो एक ही रहती है। कहा अरे कभी तो बदलता होगा। कहा नहीं एक ही रहती है। कहा परवल? कहा हाँ बनता है,
लेकिन सब्जी एक ही रहती है। उन्होंने तो ध्यान दिया कि उसका चूंकि मसाला एक होता है, एक ही बार में पिसा के रख लिया तो मसाला एक, तो सारी सब्जियां एक सी लगती हैं। बाद के दिनों में कुछ प्रयोग हुआ, कुछ हींग का फ्लेवर देते हुए अलग सब्जी, कुछ कसूरी मेथी का फ्लेवर देते हुए अलग सब्जी, इसी प्रकार के कुछ प्रयोग कर करके और सब्जियों में बदलाव, यह लोगों के स्वाद और सुरुचिपूर्णता का ध्यान रखा गया। यूँ हमारे उत्तर भारत के बहुत सारे ऐसे कुशल कार्यकर्ता जो ऐसे 1000-2000 के भोजन प्रमुख के रूप में उनकी मान्यता रही। माननीय मनसाराम जी जो राष्ट्र धर्म के भी एक संरक्षक रहे, बाद में एक वाजपेयी जी नाम के कार्यकर्ता थे। ऐसे 4-6 कार्यकर्ता ऐसे हुए, जब कोई 1000-2000 का कार्यक्रम हो, वाजपेयी जी, मनसाराम जी, यही लोग दिखाई पड़ते हुए बड़े कुशल थे और बड़ी योजना के साथ भोजनालय को संपादित करते। यूँ संघ शिक्षा वर्ग के इस भोजनालय में यदा कदा अपने कार्यकर्ता कभी कार्यकर्ताओं से मिलने गए या लेके गए, कुछ पदार्थ ले जाते हैं, लेकिन सबको वहाँ सामान ले जाने की अनुमति नहीं होती। मुझे याद है कि मेरठ के एक वर्ग में एक बड़े वरिष्ठ तेजस्वी कार्यकर्ता जो प्रांत के कार्यवाह थे, माननीय डॉक्टर विद्यानंद जी, उन्होंने, एक नेताजी आए, उन्होंने कहा आज मैं बहुत अच्छे समोसे लाया हूँ, खा ले जाओ, तुम्हारा समोसा यहाँ नहीं बटेगा। उन्होंने उनको वापस कर दिया। कार्यकर्ता थे कि किसी तरह से ये स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बटेगा तो नहीं बटेगा। उनको सारे समोसे लेके जाने पड़े, यूँ वो जा कर के कहीं और बटे। लेकिन हाँ, संघ शिक्षा वर्ग में एक कार्यकर्ता जो लाएगा वही स्वीकार्य है। कोई भी लाकर कुछ भी, एक खैराती हॉस्पिटल नहीं है कि यहाँ जो मन करेगा वो ला जाकर करेंगे। वर्ग का अपना एक भोजन है, एक मर्यादा है और उसका पालन किया जाता है। वैसे आजकल वर्गों में चूँकि वो गर्मी का समय होता है, आम का सीजन है, तो आम पर्याप्त मात्रा में देने की व्यवस्था होती। मैं समझता हूँ कि कोई कार्यकर्ता अपने घर पर भी उतना आम नहीं खा सकता जितना वर्ग के दौरान प्रतिदिन दोपहर शाम भोजन के समय आम मिल जाता। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिन दिनों हम लोगों ने वर्क किया उन दिनों भोजन के साथ घी देने की व्यवस्था थी। अब मुझे आज पता नहीं कि उस घी को दिया जाता है। यूँ भोजन में आजकल घी को अलग से लेना बहुत स्वीकार भी नहीं, लेकिन तब वो घी मिला करता। चम्मच 2 चम्मच तो वितरक चेहरा देखकर अपने आप डाल देता, और अच्छा अगर वितरक से संबंध हो तो घी की मात्रा और बढ़ जाती। यूँ खाने पीने में एक घाल-मेल चलती है, तो इस रूप में हम लोग इस घाल-मेल का सहारा लेते भी थे। तो इस प्रकार ये घी भोजन का, यानी आप भोजन कर रहे हो 2 चम्मच अच्छा शुद्ध घी मिल जाए, क्या पूछना। पवित्रता, स्वास्थ्य, सब दृष्टियों से ये घी बड़ा उपयोगी हो सकता। इसी कारण जब हम लोग 25 दिन के बाद घर आते तो लोग कहते हैं वहाँ क्या खाने पीने को मिलता, चेहरा आपका एकदम टमाटर की तरह से लाल हो गया। यानी ऐसा अद्भुत स्वास्थ्य बनता। 4 घंटे का शारीरिक, दिन भर का बौद्धिक कार्यक्रमों के, और उसके बाद 2 समय का ये दिव्य आहार। यूँ कि दिन भर में कुछ खाने पीने का तो नहीं क्रम बनता, लेकिन हाँ, ये भोजन के समय जो ये घी मिल जाता, जो ये सलाद के रूप में प्याज जितना खाओ। नागपुर में तो कहा भी जाता कि नमक थोड़ा ज़्यादा खाओ, प्याज थोड़ा ज़्यादा खाओ, इससे क्या होता, पानी पीने की इच्छा होती और लू गर्मी, इससे मुक्ति मिल जाती। इस रूप में नागपुर का एक वाक़या है कि वहाँ पहले दिन कार्यकर्ता दूर से चिल्ला रहे थे, पोड़ी 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 पोड़ी। हम लोग समझे, हम लोग पूर्व के हिसाब से समझे पोड़ी मिलेगी, लेकिन लाया तो देखा वही रोटी अच्छी थी, गुणवत्तापूर्ण थी, अच्छी स्वादिष्ट, लेकिन उसको पोड़ी का क्या बुलाते, रोटी को पोड़ी कहना। हम लोगों ने कहा ये नागपुर वाले खिलाते रोटी हैं, कहते पोड़ी हैं, ये है यहाँ का भोजन। लेकिन बड़ा अच्छा, वहाँ प्याज एकदम सफ़ेद सफ़ेद, कांदा मीठा अच्छा, वो कहीं उसमें तीखापन नहीं होता, वह प्याज आँखों को नहीं लगता, और खूब पर्याप्त मात्रा में प्याज खा सकते हैं, ऐसी एक व्यवस्था। नागपुरिया, अब तो उत्तर भारत के भी वर्गों में मट्ठा, दोपहर के भोजन में मट्ठा एक अनिवार्य विषय है। मैं ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं से दोस्ती कर लिया था कि उनके बगल में बैठूँ, वो मट्ठा नहीं पीते थे। एक मग्गा मेरा, एक मग्गा उनका, भोजन के समय 2 मग्गा मट्ठा शरीर में जाए, क्या पूछना। ये मट्ठा आजकल सब तरफ दिया जाता है। दोपहर के भोजन में मट्ठा उपयोगी है, रात को मट्ठा निषिद्ध है। आयुर्वेद के हिसाब से रात में मट्ठा नहीं लेना चाहिए, वर्गों में भी नहीं दिया जाता ऐसा एक मट्ठा। आइए मैं कुछ जलपान की चर्चा करूं। भोजन में अभी कुछ बातें रह गई हैं, उसको मैं भी जोड़ूंगा, लेकिन जलपान में सामान्यतः प्रातः के जलपान में, यानी 1.5 घंटे के शारीरिक के बाद, यूँ प्रातः चाय की व्यवस्था कैंटीन में होती। लोग अपना शुल्क लगाकर, जिनको बहुत ज़रूरी होता वो चाय लेते, लेकिन आमतौर पर वर्ग की व्यवस्था में चाय देने की व्यवस्था नहीं होती, तो ये चाय वहाँ निषिद्ध होता। लेकिन लोग चाय अगर पीना चाहे तो ऐसे कुछ लोग चाय ग्रहण कर लेते। ऐसे पहला आहार हम लोगों का जो जलपान होता, उसमें आप विचार करें तो 7 दिनों का जो मेनू हुआ, उसमें अधिकांश दिन तो मीठी दरिया
दरिया से आपका परिचय है गेहूं की, जौ की हो सकती, चावल की हो सकती, लेकिन गेहूं की दरिया वहाँ वर्गों में मिलती। वह दरिया मीठा, बहुत मीठा भी नहीं, थोड़ा दूध डाला और ऐसे ही बढ़िया सुंदर दरिया, कटोरी 2 कटोरी लिया, दिन भर के लिए छुट्टी, फाइबर युक्त, इससे अच्छा जलपान आज भी आहारविद नहीं बता पाते। ऐसा दरिया ऐसे सप्ताह में अधिकांश दिनों वही दिया जाता। कुछ दिनों चना यानी लाल चना जो देसी चना होता, उसकी घुघनी यानी चने को खूब फुलाया, उबाला या वैसे सीधे चौंक दिया, वो पक गई, सूखे सूखे रूप में हल्के मसाले के साथ वह घुघनी एक जलपान हुआ करती। अकेले दरिया, अकेले चना। इसी रूप में एक तीसरा जलपान चने का विकल्प यानी लोबिया, लोबिया फल यानी बोड़ा जिसको कहते हैं, उसकी फली दाना, उसको भी उसी घुगनी के रूप में दिया जाता। कभी कभी ये चना सफ़ेद चना हो जाता जो छोले का रूप ले लेता। पहाड़ी के वर्गों में ब्रेड दिया जाता, लेकिन अब ब्रेड नहीं दिया जाता। अब रात की अगर सूखी रोटी है, वह रोटी इसके साथ बट जाती है। तो इस रूप में यह सफ़ेद चने का छोला। इसी रूप में सवेरे के जलपान में यदा कदा कुछ परिवर्तन भी किए जाते हैं, लेकिन हाँ, ये बारात का भोजन न होने पाए, बहुत तला नहीं, बहुत आयली नहीं, तो ऐसा दरिया है, चना है, लोबिया है, यही हमारे प्रातःकाल का जलपान होता है। सांय के जलपान में बहुधा यानी लैया होता, मुरमुरा होता, उसको सरसों के तेल, मिर्चा, हरी हल्दी के साथ छौंक दिया, सुंदर एक तैयार हो गया। मुट्ठा 2 मुट्ठा ले लिया, कभी उसमें भुना हुआ खिला हुआ चना डाल दिया, कभी मूंगफली डाल दिया, सेब डाल दिया, ये उसके साथ मिश्रण होते। लेकिन जलपान तो शाम का ये दरिया, ये चना, ये लाई ही, मुरमुरा ही होता। कभी कभी उसके स्थान को चिवड़ा यानी पोहा है, उसको तल के निकाल लिया, भून के उसको छौंक लिया, ऐसा एक शाम का जलपान हो सकता। दोपहर के समय जब दोपहर थोड़ा विश्राम करके और अपने आगे के कार्यक्रम हुए, तो रोज तो नहीं, लेकिन यदा कदा जो सीजनल फल होते, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब भी काट कर उपलब्ध हो जाता। जिस दिन ये मिलता, कभी शिकंजी है, कभी बेल का शरबत है, कभी पना है। ये चीज़ें भी हमारे कार्यकर्ता स्वाद परिवर्तन और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, यानी आम का पना है, यानी शरबत है, यानी कोई भी ऐसा पेय पदार्थ है, वो बड़ा उपयोगी होता। ऐसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये भी अच्छा लगता। और उसके बाद हम तरंग उमंग का सेवन करते। तो मैं ये कहूँगा कि सादा भोजन उच्च विचार, यदि ये कोई नारा है तो उसको आत्मसात करते हुए भोजन की अच्छी गुणवत्ता को ध्यान में रखकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के कार्यक्रमों में ये भोजन जलपान की व्यवस्था होती है। मैं कह सकता हूँ प्रातः जलपान, दोपहर भोजन, सायं जलपान, रात्रि भोजन। इसके अतिरिक्त यदा कदा कुछ फल फूल के ये हमारा आहार होता। कोई बारात का भोजन, कोई बहुत ऐसी चीज़ें नहीं। हम लोग नागपुर तृतीय वर्ष में गए, वहाँ एक परंपरा है कि वर्ग समापन से थोड़े पहले कुछ ऐसी चीज़ें बनाकर और कार्यकर्ताओं को भर पेट खिलाने की ये व्यवस्था होती है। इमरती बन रही है, कोई मिठाई बन रही है, आप जितना खाओ। कार्यकर्ता पूछ पूछ के, आग्रह कर करके खिलाते, और लोग भी संयम के पूर्वक कि कहीं स्वास्थ्य न बिगड़े, अंतिम 4 दिन 5 दिन हम बीमार न पड़ें, बेड पर न जाएं, इसका ध्यान रखते हुए वे अपनी इच्छा को पूर्ण करते। भरपेट इमरती खाना, भरपेट कोई मिठाई खाना, यह अपने आप में एक बड़े आनंद का एक विषय होता। ऐसा भी एक प्रयोग वहाँ किया जाता है। सामान्यतया वर्ग के अंतिम दिनों को तो सादे भोजन के साथ रखा जाता कि उनको आगे यात्रा के लिए प्रस्तुत होना होगा। लेकिन हाँ, 1-2 दिन पहले जब समापन कार्यक्रम होता या कोई सार्वजनिक या प्रत्यक्ष कार्यक्रम होता, उस दिन जो एक भोजन होता, खीर, पूड़ी, कचौरी, मालपुआ, उसके साथ नानाविध पक्के भोजन जो अपने आप में उत्सव का भी आनंद बोध करा जाते। ऐसा भी एक दिन होता कि जिस दिन कार्यकर्ता बड़े उमंग तरंग का अनुभव करते। पूरी, कचौरी, गुलगुला, ये कई प्रकार की सब्जियां, खीर, ये सब चीज़ें उस दिन परोसी जाती और कार्यकर्ता बड़े आनंद का अनुभव करते। लगता कि ये मेरा एक परिवार ही है। जिस तरह से उमंग तरंग परिवार में पर्वों पर होता है, ऐसा उस भोजनालय का एक बड़ा ही स्मरणीय दिवस होता। जिस दिन कार्यकर्ता वर्ग पूरा करके घरों को जाते, उनके साथ पैकेट, भोजन का पैकेट दिया जाता। लोगों को ये विदित होता कि कार्यकर्ता घर तक पहुँचे तो उसको बाहर की चीज़ें खाने का कोई बाध्यता न हो। बाहर की चीज़ें महंगी भी होती, कई बार स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल भी होती। इस बात का हमारे वर्ग के आयोजकों को बोध होता। वे इसकी व्यवस्था करते और वे वर्ग में
पैकेट का भोजन उपलब्ध कराते। मैं जब नागपुर से चला था तो मुझे 2 प्रकार के पैकेट दिए गए, एक कि शाम को मैं तुरंत खा लूँ और दूसरा कि अगले दिन खाऊँ। दोनों में क्या अंतर था? तो एक में कोई सब्जी भी थी, आलू की हो सकती, कई बार परवल फ्राई करके डाल दिया, गोभी फ्राई करके डाल दिया, ये यानी रोटी, पूरी, सब्जी, अचार, कोई मिठाई, ये एक पैकेट सुंदर बन जाता। लेकिन जो अगले दिन का पैकेट होता उसमें कोई सब्जी नहीं डाली जाती, सब्जी तब तक खराब ना हो जाए। लेकिन हाँ, जो पूरी बनाई जाती है उसको अजवाइन है, नमक है, जीरा है डालकर नमकीन पूरी, उसके साथ अचार की पर्याप्त डली, मिर्चा, नींबू का टुकड़ा, नींबू नहीं भी रहा तो गुड़, ये बनाकर उस भोजन पैकेट को तैयार किया जाता। यानी कितना विचार करते हमारे वर्ग के आयोजक, इसको हम देख सकते हैं। ये तो मैंने केवल प्रत्यक्ष जो कार्यकर्ता विकास वर्ग होते, चाहे 10 दिन का प्राथमिक वर्ग हो, चाहे 25 दिन का यह कह सकते हैं कि संघ शिक्षा वर्ग, जो आज कार्यकर्ता विकास वर्ग कहा जाता है, उसकी योजना हुई। लेकिन हमारे कुछ और भी जो कार्यक्रम होते हैं इसमें भोजन जलपान की यह व्यवस्था होती। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक डालूंगा जो पूर्व में मैंने बनाया था कि अपने संघ के कार्यक्रमों में अपने समाज जीवन से पैकेट क्यों लिए जाते। यानी ये पैकेट क्या हुआ, तो हमें 1000 भोजन की व्यवस्था करनी है तो एक 1100 परिवारों में हम कह देंगे भोजन समय पर इकट्ठा हो जाएगा। उनको पहुंचाने की दिक्कत हमारा कार्यकर्ता जाकर ले लेता है। भोजन में पैकिंग सामग्री की आवश्यकता चाहिए, हमारे कार्यकर्ता पैकिंग सामग्री घर में दे देते हैं कि कोई प्लास्टिक है ऐसी चीज़ें न उपयोग हों। लेकिन हाँ, भोजन बनकर मिल जाता है। देखते देखते केवल थोड़े प्रयास में 1000 लोगों का भोजन, और वो भी उच्च श्रेणी का, घरों का बना हुआ, ये भोजन मिल जाता है। अभी मैं प्राथमिक और वर्गों की चिंता किया, ऐसे कुछ वर्गों में एक प्रयोग किए जाते कि उनमें अभी जैसे हमारे पूर्व के कई वर्गों में कई बार ऐसा हुआ कि भाई रोटी परिवारों से आएगी, बाकी भोजन यहाँ बनेगा। अब पता चला 1000 कार्यकर्ता हैं तो 4-6 रोटियां तो औसत बनी जाती हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर 6-7 8,000 रोटियां ये अलग अलग क्षेत्रों प्रतिदिन टर्न होता। लोग कार्यकर्ता वहाँ चिंता करते, देखते देखते समय पर ये 5-6 हज़ार 8,000 रोटियां बनकर और घरों से आ जाती। बड़े आनंद से चावल बना, सब्जी बनी और चीज़ें, दाल बनी और रोटी परिवारों से आई, भोजन हो गया। ऐसे ही परिवार के साथ जुड़ा हो, एक दिन कार्यकर्ताओं को परिवारों में जाकर भोजन करने की यह एक सुंदर योजना की जाती। कार्यकर्ता परिवार जीवन से जुड़ते, लोगों को भी पता चलता कि ये वर्ग क्या होता है, कार्यकर्ता क्या होते हैं। यह परिवार के साथ भोजन के माध्यम से एक आदान प्रदान। कई बार ऐसा भी होता कि परिवार के लोग भोजन बना के लाए, 4-4 5-5 कार्यकर्ताओं का एक संच उनको अलर्ट किया, उनके साथ एक परिवार बोध के साथ हमारे कार्यकर्ता जिन माता बहनों को घर छोड़ के आए थे, आज यहाँ वही परिवार फिर से उनको मिल रहा है। उस परिवार के साथ उनका तादाद बना, एक बार भोजन हुआ, लेकिन वर्षानुवर्ष तक उस परिवार के वो सदस्य बनते, अंग बनते, पत्र व्यवहार, फोन, और इससे उस परिवार के साथ जुड़ जाते। ऐसे यदि जिस क्षेत्र में वर्क लगता 1000 परिवार आए तो 1000 परिवारों को ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता मिल गए। ऐसा एक सुंदर प्रेम का से यह वातावरण होता है कि भोजन पैकेट और परिवारों का भोजन बाने, इसका एक सुंदर प्रकल्प हो सकता है। इसी प्रकार कुछ समय समय पर और आंचलिक जो क्षेत्र हैं उनमें भोजन जलपान के अलग अलग मेनू होते हैं। मैं 11 वर्षों नैनीताल के एक पूर्णावासी विद्यालय में रहा, वहाँ विभाग बौद्धिक प्रमुख का मेरे ऊपर दायित्व था। मैंने वहाँ देखा, वहाँ के कार्यक्रमों में एक अनिवार्य जलपान कार्यकर्ता है आलू का गुट्टक। आलू का गुट्टक, ये आलू का गुट्टक क्या होता है, जिसको बाहर आलू दम कर सकते हैं। हालांकि वहाँ बनाने की उसकी बड़ी सुंदर विधि है। आलू को उबालने में थोड़ा एक 10% कच्चा रह जाए, पूरा न उबले, फूटे ना, इतना तक उबाला, ठंडा किया, अब उसको सेक दिया। गर्म अवस्था में काटेंगे फूट जाएगा, लेकिन जब उसको ठंडी अवस्था में काटेंगे तो उसको फिर एक वहाँ की अलग रेसिपी से बनाया, वो हुआ आलू दम। कई बार उसके साथ छोटे लाल चने वाले एक रसीले छोले को बनाया, और छोला आलू दम, ये वहाँ का प्रमुख जलपान। ये होता ही होता था वर्गों में या 1-2 दिन के कार्यक्रम में। ये आलू का गुट्टक, आलू का दम, ये कहीं न कहीं उनके यहाँ का एक अनिवार्य जलपान है। ये जलपान वहाँ जुड़ जाता है। इसी प्रकार पूरब चना, तो वहाँ पूरब के ऐसे आयोजनों में सिंघाड़ा है। सिंघाड़ा जो जलीय एक फल, उसको उबाल दिया, उसको छील दिया, उसके साथ शकरकंदी भून दिया या उबाल दिया, या उसके साथ सुथनी वहाँ मिलती। ऐसे इन चीज़ों को भी कहीं जोड़ लिया। मूँगफली है, कई बार उबला कई बार भुना, ऐसा वह हमारे भोजन का अंग हुआ करता। गन्ना चूसने का मट्ठा, ये अनेक चीज़ें जो आंचलिक हो सकती हैं वो भी जलपान का एक अंग बनती।
प्राथमिक वर्गों के समय शीतकाल का बहुधा समय होता। उन दिनों परिवारों में मटर, हरा मटर ये निकल के आता। हरे मटर का घुगनी कहें या पोहा मटर कहें, ये एक जलपान होता, बड़ा सुंदर, बड़ा आकर्षक। तो कह सकते हैं कि सादगीपूर्ण किंतु एक सुविचारित, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी और हमारे स्वाद को भी परिपुष्ट करता हुआ यह हमारे वर्गों का भोजन होता। इसमें कोई पूंजीपतियों के या समाज के प्रबुद्ध या यूँ कहें कि ऐसे धनपतियों के मेनू का नहीं, लेकिन एक सामान्य जो आरोग्यवान मेनू हो सकता, उसका पालन करके उच्च श्रेणी का, उच्च गुणवत्तापूर्ण ये भोजन हमारे वर्गों में दिया जाता है। यह एक व्यवस्था है। इस परिचय से आपको निश्चित रूप से कुछ जानकारी मिली होगी। यदि ये चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।